दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छी कहानी है। आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आप थोड़ी एडवांस लेवल की स्टोरी लेकर आइए। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो सिर्फ एडवांस लेवल की नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर जो आपको वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे वो भी थोड़े एडवांस लेवल के होंगे, और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर होगा वो भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। तो उसके अलावा दोस्तों, आज की ये जो कहानी है मनोरंजन से भरपूर है, क्योंकि ये जो कहानी है दोस्तों विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई है। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसी स्टोरी लेके आऊँ जहाँ पर आप कुछ नया सीखें, उसके अलावा उस कहानी में थोड़ा सा मनोरंजन भी हो ताकि आपका मन लगा रहे इस कहानी सुनने में, और उसके अलावा उसमें एक नैतिक शिक्षा भी हो। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और जैसा मैंने आपको बताया, कहानी एडवांस लेवल की है, तो आपको आज की इस स्टोरी में कई सारे नए एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स और इस एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द एडिक्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? एडिक्ट, ADDICT, एडिक्ट का मतलब होता है नशेड़ी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी चीज़ की लत हो, ड्रग्स की या किसी भी चीज़ की किसी व्यक्ति को लत हो नशे वगैरह की, तो उसे एडिक्ट कहा जाता है। और एडिक्ट का हिंदी का क्या अर्थ हुआ? नशेड़ी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आज की कहानी आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। और उसके अलावा दोस्तों, आप में से कई लोगों की शिकायत होती है कि कई बार मैं जो स्टोरी है उसको 2 पार्ट में कवर करता हूं। लेकिन दोस्तों, आज की जो स्टोरी है थोड़ी बड़ी है, लेकिन आज मैं इसको एक ही पार्ट में कवर करूंगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वंस अगेन फॉर हिज कैपिटल, किंग विक्रमादित्य वेंट टू द पीपल ट्री एंड ब्रॉट डाउन द कॉर्प्स फ्रॉम इट। क्या मतलब हुआ? बिफोर स्टार्टिंग ऑफ, स्टार्टिंग ऑफ का मतलब था शुरुआत करना। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वंस अगेन फॉर हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल राजधानी के लिए दोबारा से शुरुआत करने से पहले, फिर एक बार, किंग विक्रमादित्य वेंट टू द पीपल ट्री, राजा पीपल के पेड़ के पास गए। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और पास इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। राजा विक्रमादित्य पीपल के पेड़ के पास गए एंड ब्रॉट डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब नीचे लाना, सेकंड फॉर्म ब्रॉट डाउन, और नीचे लाए द कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है शव या फिर लाश, लाश को नीचे लाए, फ्रॉम इट, उससे। चलिए आगे देखिए। बट व्हेन ही वॉज proceeding on his way with the corpse put on his shoulder, बेताल said। क्या अर्थ हुआ? बट व्हेन ही वॉज प्रोसीडिंग। दोस्तों, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों में रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। बट व्हेन ही वॉज प्रोसीडिंग ऑन हिज वे, लेकिन जब वह अपने रास्ते पर, अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, विद द कॉप्स पुट ऑन हिज शोल्डर, लाश को अपने शोल्डर पर, कंधे पर रखकर आगे बढ़ रहे थे, बेताल सैड, बेताल ने कहा, विक्रम, आई सी दैट यू आर वरीड एंड एग्जॉस्टेड। तो उसने क्या कहा कि विक्रम, आई सी, मैं देखता हूँ, दैट। और दोस्तों, ये जो दैट है ये एक डिस्क्रिप्टिव क्लाउज है। डिस्क्रिप्टिव क्लाउज का मतलब होता है ये हमें नाउन के बारे में जानकारी देता है। और ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का अर्थ होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज़ MR का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी भी वर्ब का प्रयोग किए। तो क्या अर्थ हुआ? बेताल ने कहा, विक्रम, आई सी, मैं देखता हूँ, दैट की यू आर वरीड एंड एग्जॉस्टेड, तुम चिंतित और थके हुए हो। और दोस्तों, दोनों शब्दों को नोट कर लीजिए। वरीड मतलब चिंतित, और एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है तो उसके लिए एग्जॉस्टेड का यूज़ किया जाता है। सो इसलिए इन ऑर्डर टू कीप यू हैप्पी, आई
नाउ नरेट टू यू अ स्टोरी। क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए इन ऑर्डर टू। दोस्तों इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के वास्ते, आप इसे नोट कर लीजिए। इन ऑर्डर टू कीप यू हैप्पी, इसलिए तुम्हें खुश, प्रसन्न या कह सकते हैं खुश रखने के लिए, आई नाउ नरेट टू यू अ स्टोरी, मैं तुम्हें अब एक कहानी सुनाता हूँ। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, बेताल बिगिन टेलिंग द स्टोरी एज फॉलोज। बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड में बिगिन। ऐसा कहते हुए बेताल बिगिन टेलिंग द स्टोरी, बेताल कहानी सुनाने लगा, एज फॉलोज जो निम्नलिखित है। चलिए आगे देखिए। Once again a time there lived a rich merchant named Hemdeva in the city of सूर्यानगर। क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम का अर्थ होता है एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ रिच मर्चेंट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास इंडेफिनिट का ही वाक्य है, अफर्मेटिव जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी रहता था। नेम्ड हेमदेव, हेमदेव नामक एक अमीर व्यापारी रहता था। इन द सिटी ऑफ सूर्यानगर, सूर्यानगर शहर में। When his daughter Vidyavati grew up, Hemdev began searching for a suitable groom for her. When his daughter Vidyavati grew up, दोस्तों grow up का मतलब होता है व्यक्ति का बड़ा होना, और सेकंड फॉर्म में grew up। when मतलब जब, when his daughter Vidyavati grew up, जब उसकी बेटी विद्यावती बड़ी हुई। हेमदेव बिगिन सर्चिंग, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड में बिगिन, सर्च मतलब ढूंढना। हेमदेव बिगिन सर्चिंग, हेमदेव ढूंढने लगा। फॉर अ सूटेबल ग्रूम फॉर हर, ग्रूम मतलब दूल्हा, उसके लिए एक उपयुक्त दूल्हा या कह सकते हैं एक उपयुक्त वर उसके लिए वो ढूंढने लगा। आगे देखिए। वन डे अ यंग मैन नेम्ड हल्दर हु वॉज वन ऑफ हेमदेव्स फ्रेंड्स सन केम टू मीट हेमदेव। क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, अ यंग मैन नेम्ड हल्दर, एक दिन एक जवान युवक, नव युवक, नेम्ड हल्दर मतलब एक दिन एक हल्दर नामक जवान युवक, हु वॉज वन ऑफ हेमदेव्स फ्रेंड सन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और दोस्तों हु एक देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तब हु का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला अब आप इसको समझ जाएंगे कि एक दिन एक नव युवक मतलब कि जवान व्यक्ति या कह सकते हैं कि युवक, हल्दर नामक युवक, हु वॉज वन ऑफ हेमदेव फ्रेंड सन, जो हेमदेव के एक दोस्त का बेटा था। केम टू मीट हेमदेव, वो हेमदेव से मिलने आया। हेमदेव न्यू दैट हल्दर वॉज इन अ वेरी पुअर कंडीशन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नो मतलब जानना, पता होना, सेकंड फॉर्म न्यू। हेमदेव न्यू, हेमदेव जानता था, दैट की हल्दर वॉज इन अ वेरी पुअर कंडीशन, जो हल्दर है वो बहुत बुरी स्थिति में है। पुअर कंडीशन का मतलब होता है बुरी स्थिति। ही आस्क्ड हल्दर, उसने हल्दर से पूछा, एज टू वॉट हैड गॉन रॉन्ग विद हिम, कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। और दोस्तों यहाँ मैं एक छोटा सा आप ट्रांसलेशन के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूँगा। देखिए जब मैंने इसको ट्रांसलेट करा तो वैसे तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट है, आप देख सकते हैं हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, लेकिन जब मैंने इसको ट्रांसलेट करके आपको बताया तो ये मैंने प्रेजेंट में बताया। तो दोस्तों इसका रूल ये है कि यदि हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जिस वाक्य में यदि एक ही वाक्य है और एक ही वाक्य में जो पहला वाक्य है वो पास्ट से है और दूसरा पास्ट परफेक्ट में है, तो जो दूसरा वाक्य हम ट्रांसलेट करेंगे उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया जाता है। तो ये ट्रांसलेशन का रूल होता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला अब आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। ही आस्क्ड हल्दर एज टू व्हाट हैड गॉन रॉन्ग विद हिम, उसने हल्दर से पूछा कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। चलिए आगे देखिए। हल्दर रिप्लाइड, हल्दर ने जवाब दिया। रिप्लाई मतलब जवाब देना और ये सेकंड फॉर्म है। हल्दर ने जवाब दिया, अंकल माय फादर हैड गॉन ओवरसीज ऑन अ बिजनेस ट्रिप।
दोस्तों ये इस वाक्य में देखिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। ये गो की थर्ड फॉर्म है, गो मतलब जाना, थर्ड फॉर्म गॉन। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का अर्थ होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं, जैसे मैं आया था, वह गया था, मैं खाना खा चुका था, इस तरह के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। और ऐसे वाक्यों में हेड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और ओवरसीज़ का मतलब होता है कि विदेश। तो उसने क्या कहा, हल्दर ने जवाब दिया, अंकल माई फादर हैड गॉन ओवरसीज़ ऑन अ बिजनेस ट्रिप। बिजनेस ट्रिप का मतलब होता है व्यापार से जुड़ी हुई यात्रा। उसने क्या कहा कि अंकल मेरे पिता बिजनेस ट्रिप पर, मतलब कि व्यापारिक यात्रा पर विदेश गए थे। और दोस्तों यहाँ मैं आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, और यहाँ मैं एक आपको छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहूँगा। और दोस्तों आप सभी सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप जो मैं होमवर्क देता हूँ, जो भी एक्टिविटी, आप उसे कृपया ज़रूर करें। इससे दोस्तों आपको इंग्लिश सीखने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस देना चाहूँगा पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि मैंने अभी आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में बताया। तो मैं एक वाक्य देता हूँ, आप उसको ट्रांसलेट करें, कॉमेंट में बताएँ। आप उसे नोट कर लीजिए। मैं उससे नहीं मिला था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं उससे नहीं मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, आप इसको ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए। तो उसने जवाब दिया हल्दर ने कि मेरे पिता एक व्यापारिक यात्रा पर विदेश गए थे। वाइल ही वॉज रिटर्निंग, वाइल मतलब दौरान, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है जहाँ वॉज वर्ब में के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वाइल ही वॉज रिटर्निंग, जब वे वापस लौट रहे थे, द शिप इन विच ही वॉज ट्रैवलिंग, जो शिप था, शिप मतलब जहाज, पानी वाले जहाज को शिप कहा जाता है। जो जहाज था, इन विच जिसमें, ही वॉज ट्रैवलिंग वह यात्रा कर रहे थे, कोलाइडेड विद एन आइसबर्ग। दोस्तों अगर आप इस वर्ड को नहीं जानते तो नोट कर लीजिए, वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोलाइड का अर्थ होता है टकराना, और ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि वाइल ही वॉज रिटर्निंग, जब वे वापस लौट रहे थे, द शिप जहाज, इन विच ही वॉज ट्रैवलिंग जिस जहाज में वो यात्रा कर रहे थे, कोलाइडेड विद एन आइसबर्ग वह एक आइसबर्ग से टकरा गया। दोस्तों आइसबर्ग क्या होता है, एक बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा जो समुद्र में तैरते रहते हैं, उसे आइसबर्ग कहा जाता है। तो वो क्या हुआ, वो एक जो उनका जहाज़ था पानी वाला, वो एक आइसबर्ग से, मतलब बर्फ़ के पहाड़ से टकरा गया, जिसको हिमखंड भी बोला जाता है। एंड सैंक डाउन, और वो डूब गया। और ये सिंक की सेकंड फॉर्म है, सिंक मतलब डूबना, सेकंड फॉर्म सैंक, और वो नीचे डूब गया। माई मदर हु वॉज ऑल्सो अकम्पनाइंग, अकम्पनाइंग मतलब साथ होना। माई मदर मेरी माँ, हु वॉज ऑल्सो अकम्पनाइंग, और ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इससे यूज़ किया गया है। मेरी माँ हु वॉज ऑल्सो अकम्पनाई माई फादर, जो मेरे पिता के साथ थी, डाइड इन द एक्सीडेंट, उनकी भी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। डाई मतलब मरना, और ये सेकंड फॉर्म है। आई एम ऑलमोस्ट पेनीलेस नाउ, पेनीलेस का मतलब कंगाल होना, और मैं अब लगभग कंगाल हूँ। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए हल्दर बिगेन टू सॉब बिटरली। दोस्तों बिटरली का अर्थ होता है फूट फूट कर, जो कि एडवर्ब है। एडवर्ब का अर्थ होता है वर्ब की विशेषता के बारे में बताना, और सोब का मतलब होता है सुबकना। जैसे रोने को क्राई कहते हैं, वैसे सुबकने को सोब कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, ऐसा कहते हुए जो हल्दर था वो फूट फूट कर सुबकने लगा। हाउएवर, हालांकि द फैक्ट्स वर क्वाइट डिफरेंट, हालांकि जो फैक्ट्स है मतलब जो तथ्य थे वो दूसरे थे। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो हल्दर ने अंकल को अपनी कहानी बताई वो अलग थी, लेकिन जो अब यहाँ कहानी में क्या आया, फ़र्क आया कि जो हाउएवर द फैक्ट्स वर डिफरेंट वर क्वाइट डिफरेंट, हालांकि जो फैक्ट्स से तथ्य थे वो बिल्कुल अलग थे। चलिए देखते हैं क्या तथ्य अलग थे। हल्दर वॉज अ स्पॉइल्ड यंग मैन। दोस्तों स्पॉइल्ड को नोट कर लीजिए, SPOILT। स्पॉइल्ड का मतलब होता है बिगड़ा हुआ। ऐसा कोई बिगड़ा हुआ बच्चा जो माँ बाप की बात नहीं सुनता हो या जो भी हो गलत आदतों में, उसको स्पॉइल्ड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, हल्दर वॉज अ स्पॉइल्ड यंग मैन, हल्दर एक बिगड़ा हुआ नौजवान था। एंड कैप्ट बैड कंपनी, और वो बुरी संगत में रहता था। His parents could not bear the shock of having a characterless son like him, and soon they left for their heavenly abode। चलिए क्या अर्थ हुआ, दोस्तों ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूंगा हर एक वर्ड की मीनिंग के साथ, ताकि आप समझ सकें। हिज पेरेंट्स कुड नॉट बेयर द शॉक ऑफ हैविंग कैरेक्टरलेस सन। दोस्तों यहाँ देखिए कुड का यूज़ किया गया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और कुड का यूज़ जब किया जाएगा जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सखी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द होंगे। तो ऐसे वाक्यों में कुड का यूज़ किया जाएगा। यदि नेगेटिव है तो कुड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और BEAR, बेयर का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना,
तो क्या अर्थ हुआ, हिज पेरेंट्स कुड नॉट बेयर द शॉक, शॉक मतलब सदमा, उसके पिता उसके माता पिता सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके, ऑफ हैविंग ए करेक्टरलेस सन, करेक्टरलेस का मतलब होता है चरित्रहीन, एक चरित्रहीन बेटे के होने का जो गम था या कह सकते हैं सदमा था वो बर्दाश्त नहीं कर सके। एंड सून और जल्दी ही, दे लेफ्ट वो चले गए, फॉर देयर हेवनली अबोर्ड, हेवनली अबोर्ड का मतलब है स्वर्गवास होना, और वो उनका जल्दी ही उनका स्वर्गवास हो गया। और दोस्तों यहाँ दे का यूज़ किया गया, दे का मतलब होता है वे या वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाएगा। यहाँ माता पिता के बारे में बात हो रही है इसलिए दो हैं, इसलिए दे का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से पूरी लाइन का अर्थ आपको समझ में आ गया। एक बार बताता हूँ, दोबारा से समझ लीजिए। His parents could not bear the shock of having a characterless son like him, जो उसके माता पिता उसके जैसे एक चरित्रहीन बेटे के होने का जो सदमा था वो बर्दाश्त नहीं कर सके। एंड सून और जल्दी ही, दे लेफ्ट फॉर देयर हेवनली अबोर्ड, वो अपने मतलब कि उनका स्वर्गवास हो गया। हियरिंग हल्दर्स प्लाइट, और दोस्तों यहाँ हल्दर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का की के, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ हमें करना होता है। और आप इस शब्द को जरूर नोट कर लीजिए, अच्छा शब्द है PLIGHT। प्लाइट का अर्थ होता है दुर्दशा, ऐसी दशा जो खराब हो उसे प्लाइट कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है दुर्दशा। और दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि आपको कहानी सुनने के दौरान लगे आपने कोई नया वर्ड सीखा है तो आप उस वर्ड को कमेंट में ज़रूर शेयर किया करें दोस्तों। बड़ा अच्छा लगता है ये जानकर कि आप लोग इसे ध्यान से सुनते हैं। तो ये जो शब्द अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में बताएं। PLIGHT प्लाइट, ये नाउन है जिसका अर्थ होता है दुर्दशा। हियरिंग हल्दर्स प्लाइट, हल्दर की दुर्दशा को सुनकर हेमदेव वॉज क्वाइट मूव्ड। दोस्तों मूव्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना। जो हेमदेव थे वो काफ़ी भावुक हो गए। ही सेड टू हल्दर, उन्होंने या कह सकते हैं उसने हल्दर से कहा, डोंट लूज हार्ट, यू आर लाइक माई सन। दोस्तों आप इसे जरूर नोट कर लीजिए। देखिए लूज़ का मतलब होता है खोना या फिर गंवाना। डोंट लूज़ हार्ट, यदि आप इसकी डायरेक्ट मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि अपने दिल को मत खोइए, लेकिन ये गलत है। और इसकी जो मीनिंग है सही वो ये है कि हिम्मत मत हारो। तो ही सेड टू हल्दर, उन्होंने हल्दर से कहा डोंट लूज़ हार्ट, हिम्मत मत हारो। यू आर लाइक माई सन, तुम मेरे बेटे जैसे हो। इट वॉज ऑल गॉड्स विल। दोस्तों यहाँ गॉड में एपिस्ट्रोफी ऐसे तो ये भी काके की के लिए यूज़ किया गया है। विल का मतलब होता है इच्छा। इट वॉज ऑल गॉड्स विल, ये सब ईश्वर की इच्छा थी। नाउ अब, स्टार्ट योर लाइफ अफ्रेश, अफ्रेश का मतलब होता है बिल्कुल शुरू से शुरू करना। तो उसने क्या कहा कि नाउ अब स्टार्ट योर लाइफ अफ्रेश, आप अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नए सिरे से शुरू करो। हल्दर स्टेड विद हेमदेव्स फैमिली, स्टे मतलब रुकना। जो हल्दर था वो हेमदेव के परिवार के साथ रुका। फॉर ए क्वाइट फ्यू डेज, कुछ दिनों तक। फॉर क्वाइट ए फ्यू डेज मतलब क्या वो पूरी लाइन का कि हल्दर हेमदेव के परिवार के साथ कई दिन तक रुका। देन हेमदेव एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू मैरी ऑफ देयर डॉटर लाजवंती टू हल्दर। क्या अर्थ हुआ? देन मतलब फिर। हेमदेव एंड हिज वाइफ डिसाइडेड, दोस्तों डिसाइड का मतलब निर्णय करना, फैसला करना। फिर हेमदेव और उसकी पत्नी ने फैसला किया टू मैरी ऑफ देयर डॉटर, अपनी बेटी का विवाह करने का, लाजवंती का, टू हल्दर, हल्दर से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? फिर हेमदेव और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी लाजवंती का विवाह हल्दर से करने का फैसला किया, निर्णय किया। चलिए आगे देखिए। दे ऑल्सो होप्ड दैट हल्दर वुड लिव विद दैम आफ्टर मैरिज। क्या अर्थ हुआ? दे ऑल्सो होप, होप का मतलब होता है आशा करना। दे ऑल्सो होप्ड, और उन्हें इस बात की भी उम्मीद थी कि हल्दर वुड लिव विद दैम आफ्टर मैरिज, कि जो हल्दर है वो शादी के बाद, विवाह के बाद उनके साथ रहेगा। लिव मतलब रहना। चलिए तो यहाँ तक कहानी आपको समझ ही आ गई होगी। जब हल्दर ने अपनी पूरी जो झूठी कहानी थी वो इस व्यक्ति हेमदेव नाम के व्यक्ति को बताई, तो उसने उसकी कहानी को सच मानते हुए उसे अपने साथ रखा, और क्योंकि वो उसके दोस्त का बेटा था वो, और उसने अपनी बेटी का विवाह हेमदेव से कर दिया, ये सोचते हुए, इस उम्मीद से कि जो हल्दर है वह उनके परिवार के साथ ही रहेगा। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए ऑन एन ऑस्पिशियस डे, दोस्तों इसे नोट कर लीजिए। AUSPICIOUS एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शुभ। एक शुभ दिन पर हल्दर एंड लाजवंती वर मैरिड टुगेदर, हल्दर और लाजवंती का विवाह कर दिया गया। चलिए आगे देखिए।
आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, हल्दर एक्सप्रेस्ड हिज विश टू हिज पेरेंट्स इन लॉ। दोस्तों एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना किसी बात को, सेकंड फॉर्म एक्सप्रेस्ड, कुछ दिनों के बाद। हल्दर एक्सप्रेस्ड हिज विश टू हिज पेरेंट्स इन लॉ। पेरेंट्स इन लॉ का मतलब होता है सास ससुर। हल्दर ने अपने सास ससुर से अपनी इच्छा व्यक्त की। टू टेक हिज वाइफ, और वो इच्छा क्या थी? टू टेक हिज वाइफ, अपनी पत्नी को ले जाने की, टू हिज पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि कुछ दिनों के बाद हल्दर ने अपने सास ससुर से अपनी इच्छा व्यक्त की अपनी पत्नी को अपने पेरेंटल होम मतलब अपने माता पिता के घर ले जाने की। हु could have raised objection to this। दोस्तों यहाँ देखिए could have के साथ थर्ड फॉर्म है, तो इस स्ट्रक्चर को मैं समझाना चाहूँगा, आप इसे चाहें तो नोट कर लीजिए। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा, तो हमें could have के साथ थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो आप बस इसे नोट कर लीजिए, सकता था, सकती थी, सकते थे में could have के साथ थर्ड फॉर्म हमें लगानी होती है। और यहाँ पे मैं आपको इसको ट्रांसलेट करने के बाद मैं आपको एक वाक्य भी दूंगा ताकि आप उसे ट्रांसलेट करें। और हु, जैसे मैंने आपको बताया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके अलावा दोस्तों ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द भी है जिसका मतलब होता है कौन। और रेज का मतलब होता है खड़ा करना। तो क्या अर्थ हुआ? हु कुड हैव रेज्ड ऑब्जेक्शन टू दिस, मतलब इस बात पर कौन आपत्ति उठा सकता था। ऑब्जेक्शन मतलब आपत्ति। चलिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया सकता था, सकती थी में कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो मैं आपको एक वाक्य देता हूँ, आप उसको ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। वाक्य है, मैं आपको पढ़ा सकता था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं आपको पढ़ा सकता था। आप इसे ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए हल्दर एंड हिज वाइफ, इसलिए हल्दर और उसकी पत्नी लेफ्ट फॉर हल्दर्स हाउस प्लेस। दोस्तों ये जो लेफ्ट है ये लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव मतलब छोड़ना, कहीं के लिए जगह, रवाना होना, निकलना। और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाएगी, आप इसे भी नोट कर लीजिए। इसलिए सो हल्दर एंड हिज वाइफ, हल्दर और उसकी पत्नी लेफ्ट फॉर हल्दर्स प्लेस, वो हल्दर के घर के लिए, प्लेस का मतलब घर या स्थान, वो हल्दर के स्थान के लिए निकल पड़े। आगे देखिए। While they were passing through a jungle, Haldar thought of a wicked plan of taking away all his wife's jewelry. While they were passing through a jungle। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों में रहा था, रही थी वाक्यों के टेल पर होता है। और जैसे मैंने आपको बताया ऐसे वाक्यों में वॉज या वर का यूज़ किया जाता है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हमें वर का यूज़ करना होता है। और ये दे को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है वे या वे लोग। और ये एक प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ किया गया है। उसके अलावा आप नोट कर लीजिए, पासिंग थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। वाइल का मतलब होता है दौरान। वाइल दे वर पासिंग थ्रू अ जंगल, जिस दौरान वह एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। हल्दर थॉट ऑफ अ विकेट प्लान। दोस्तों विकेट प्लान का मतलब होता है चतुर योजना, कोई धूर्त योजना। जो हल्दर था उसने एक बुरी योजना के बारे में, एक चतुर योजना के बारे में सोचा। ऑफ टेकिंग अवे ऑल हिज वाइफ्स ज्वेलरी, मतलब अपनी पत्नी के सारे जेवर लेने की जो योजना थी, चतुर योजना, उसके बारे में उसने सोचा। आगे देखिए। सो इसलिए ही सेड टू लाजवंती, इसलिए उसने लाजवंती से कहा, लुक देखो, इट इज़ बेटर दैट यू रिमूव ऑल योर ज्वेलरी। तो उसने क्या कहा कि देखो ये अच्छा होगा कि तुम, रिमूव मतलब उतार देना, कि तुम अपने सारे जो ज्वेलरी आभूषण है वो तुम उतार दो। देयर आर रॉबर्स इन दिस फॉरेस्ट हु मे इवन किल अस आफ्टर रॉबिंग अस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है जहाँ पर आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर के साथ का यूज़ किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। रॉबर्स का मतलब होता है लुटेरे। तो उसने क्या कहा, देयर आर रॉबर्स इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में लुटेरे हैं। हु मे का यूज़ किया जाएगा शायद को दर्शाने के लिए। हु में इवन किलस, जो हमें मार भी सकते हैं आफ्टर रॉबिंग अस, हमें लूटने के बाद। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या कहा कि देयर आर रॉबर्स इन दिस फॉरेस्ट हु में इवन किलस आफ्टर रॉबिंग अस, इस जंगल में लुटेरे हैं जो हमें लूटने के बाद
मार भी सकते हैं, जान से भी मार सकते हैं। लाजवंती वॉज ए वेरी सिंपल गर्ल, और ये दोस्तों सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। लाजवंती एक बहुत सरल लड़की थी। सिंपल का मतलब होता है सरल, ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई भी चालाकी ना हो। लाजवंती वॉज ए वेरी सिंपल गर्ल, लाजवंती एक बहुत ही सरल लड़की थी। शी कुड हैव नेवर डाउटेड हर हस्बैंड्स इंटेंशंस। और दोस्तों देखिए यहाँ कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी इस स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका हूँ। जहाँ सकता था, सकती थी आएगा, वहाँ कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। नेवर मतलब कभी नहीं, और डाउट का अर्थ होता है शक करना। तो अब आप इसकी मीनिंग को आराम से खुद निकाल सकते हैं। इंटेंशंस का मतलब होता है इरादा, इरादा इंटेंशन होता है, और ये प्लूरल है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? शी कुड हैव नेवर डाउटेड हर हस्बैंड्स इंटेंशंस। वह हर हस्बैंड्स इंटेंशन, अपने पति के इरादों पर कभी भी शक नहीं कर सकती थी, संदेह नहीं कर सकती थी। शी रिमूव्ड हर ऑर्नामेंट्स, उसने अपने आभूषणों को उतार दिया, और ये सेकंड फॉर्म में रिमूव पास्ट का ही वाक्य है। एंड गेव देम टू हर हस्बैंड, और उन्हें अपने पति को दे दिया। और दोस्तों ये भी गिव की सेकंड फॉर्म में, आप चाहो तो नोट कर लें। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? शी रिमूव्ड हर ऑर्नामेंट्स एंड गेव देम टू हर हस्बैंड, उसने अपने आभूषणों को उतार दिया और अपने पति को दे दिया। देन हल्दर सेड, फिर हल्दर ने कहा, वी हैव बीन वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। दोस्तों इस स्ट्रक्चर के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, ऐसे स्ट्रक्चर बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। सबसे पहले समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अर्थ है कि जब हम ये दिखाते हैं कि कोई क्रिया हो चुकी है उसके बाद भी वो हो रही है, मतलब लंबे समय से हो रही है, तो ऐसे वाक्यों में रहा है, रही के साथ हैज़ आप देखेंगे, और साथ में कोई भी टाइम फ्रेम भी वहाँ पर मेंशन किया जाता है। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ किया जाएगा, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और आप ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई ना कोई समय को भी दर्शाया जाता है। चलिए तो इसका क्या अर्थ हुआ? हल्दर ने कहा, वी हैव बीन वॉकिंग, वॉक मतलब पैदल चलना, वी हैव बीन वॉकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम बहुत लंबे समय से पैदल चल रहे हैं। इट इज़ बेटर दैट यू टेक अ लिटिल रेस्ट बिफोर वी प्रोसीड विद आवर जर्नी। तो उसने क्या कहा? इट इज़ बेटर कि अच्छा होगा, दैट यू टेक ए लिटिल रेस्ट, कि तुम थोड़ा आराम कर लो, बिफोर वी प्रोसीड विद आवर जर्नी, कि मतलब इससे पहले कि हम अपने जो हमारा सफ़र है, जर्नी है, जो यात्रा है, उसको हम आगे प्रोसीड करें, हम आगे बढ़ें, उससे पहले ये बेटर होगा कि आप थोड़ा आराम कर लो। इन द मीन टाइम मतलब इस दौरान, और इस दौरान आई विल फैच सम वाटर फॉर यू। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पर विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। फैच का मतलब होता है लाना, नोट कर लीजिए, FETCH, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो उसने क्या कहा? इन द मीन टाइम, इस दौरान, आई विल फैच सम वाटर फॉर यू, इस दौरान मैं आपके लिए थोड़ा पानी लाऊंगा। आगे देखिए, सेइंग सो, ऐसा कहते हुए हल्दर वेंट अवे, जो हल्दर था वो चला गया। व्हेन हल्दर डिड नॉट रिटर्न फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, लाजवंती बिगेन वरिंग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया जाता है, जैसा यहाँ पर लगाया गया है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों वैन का मतलब होता है कब या फिर जब, ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, साथ में एक साधारण शब्द भी है। तो क्या अर्थ हुआ? वैन हल्दर डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, जब हल्दर काफ़ी समय तक वापस नहीं लौटा, लाजवंती बिगेन वरिंग, वरी मतलब चिंतित होना, और ये फोर्थ में वरिंग, बिगिन मतलब शुरू हो जाना, सेकंड में बिगेन, लाजवंती बिगेन वरिंग, लाजवंती चिंतित होने लगी। द सन वॉज ऑल्सो अबाउट टू सेट। दोस्तों इसे भी समझ लीजिए, वॉज अबाउट टू जब हम देखेंगे, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां वाक्यों के टेल पर वाला था, वाली थी जैसे शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों में वॉज अबाउट टू या वर अबाउट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस स्ट्रक्चर को भी आप समझ ही गए होंगे। तो क्या अर्थ हुआ? और सनसेट का अर्थ होता है सूरज का अस्त होना, सूरज का डूबना। द सन वॉज ऑल्सो अबाउट टू सेट, तो क्या अर्थ हुआ कि सूरज भी डूबने वाला था, या कह सकते हैं भी सूर्य भी अस्त होने वाला था। हाउ कुड शी स्टे इन द फॉरेस्ट एट नाइट, तो उसने क्या सोचा कि हाउ कुड शी स्टे इन द फॉरेस्ट एट नाइट, और वह रात को जंगल में कैसे रुक सकती थी। सो इसलिए शी रिटर्न टू हर फादर्स हाउस, इसलिए वह अपने पिता के घर वापस लौट आई। चलिए आगे देखिए, Seeing his daughter standing alone at the doorstep of his house, Hamdev got worried। क्या अर्थ हुआ? Seeing his daughter standing alone at the doorstep। doorstep का मतलब होता है, doorstep का मतलब होता है दरवाज़ा,
या इसको कहते हैं चौखट। अपनी बेटी को चौखट पर अकेला खड़ा देखकर हेमदेव गोट वरीड, जो हेमदेव था वो चिंतित हो गया। और दोस्तों वरीड जो है ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए गेट का यूज़ किया गया। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, जब आप एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। और ये पास्ट का वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज़ किया गया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, सीइंग हिज डॉटर स्टैंडिंग अलोन एट द डोर स्टेप ऑफ हिज हाउस हेमदेव गोट वरीड। अपनी बेटी को दरवाजे की चौखट पर अकेला खड़ा देखकर हेमदेव चिंतित हो गया। ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है, क्या बात है। वेयर इज़ हल्दर, हल्दर कहाँ है। आगे देखिए, लाजवंती डिड नॉट टेल द ट्रुथ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। लाजवंती डिड नॉट टेल द ट्रुथ, लाजवंती ने सच नहीं बोला। इंस्टीड, उसकी बजाय, इंस्टीड मतलब की बजाय, शी सेड, इसकी बजाय उसने कहा, द रॉबर्स रॉब्ड अस ऑफ मनी। तो उसने क्या कहा कि जो रॉबर्स हैं, रॉब्ड अस ऑफ मनी, उन्होंने हमसे पैसे लूट लिए, एंड ऑर्नामेंट्स और आभूषण लूट लिए, एंड फोर्सिबली टुक अवे हल्दर। फोर्सिबली का अर्थ होता है ज़बरदस्ती से या दबाव से, और वो ज़बरदस्ती से, और टेक अवे ले जाना, सेकंड टुक अवे, वो हल्दर को ले गए विद देम, अपने साथ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, यहाँ से देख लेते हैं। लाजवंती डिड नॉट टेल द ट्रुथ, लाजवंती ने सच नहीं बोला। इंस्टीड शी सेड, उसकी बजाय उसने कहा, द रॉबर्स रॉब्ड अस ऑफ मनी एंड ऑर्नामेंट्स एंड फोर्सिबली टुक अवे हल्दर विद देम। लुटेरों ने हमसे पैसे लूट लिए और हमारे पैसे और हमारे ऑर्नामेंट्स, आभूषण लूट लिए और हल्दर को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। चलिए आगे देखिए, हेमदेव कंसोल्ड हिज डॉटर सेइंग। दोस्तों कंसोल का अर्थ होता है किसी को तसल्ली देना, दिलासा देना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई कंसोल्ड। हेमदेव कंसोल्ड हिज डॉटर, हेमदेव ने अपनी बेटी को दिलासा दिया, तसल्ली दी, सेइंग कहते हुए, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल गेट हल्दर रिलीज्ड फ्रॉम द रॉबर्स वेरी सून। तो उसने क्या कहा कि आई विल गेट हल्दर रिलीज्ड फ्रॉम द रॉबर्स वेरी सून, मैं हल्दर को लुटेरों से बहुत जल्दी आज़ाद करवाऊंगा। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, हल्दर टेकिंग ऑल द ऑर्नामेंट्स एंड मनी, जो हल्दर था वो टेकिंग ऑल द ऑर्नामेंट्स, सारे आभूषणों, एंड मनी, पैसों को लेकर, went टू अ गैम्बलिंग डैन, गैम्बलिंग डैन का मतलब था जुए का अड्डा। दूसरी तरफ ये जो हल्दर था वो सारे आभूषण और पैसों को लेकर चला गया, went टू अ गैम्बलिंग डैन, एक जुए के अड्डे पर चला गया। वेयर ही लॉस्ट ऑल द मनी, जहाँ वो सारे पैसे हार गया। लूज का मतलब खोना, हारना, सेकंड में लॉस्ट, जहाँ वो सारे पैसे हार गया। एंड ऑर्नामेंट्स मतलब जहाँ वो सारे पैसे और आभूषणों को हार गया। एंड टर्न इनटू अ पॉपर अगेन, पॉपर का मतलब था कंगाल, और दोबारा से वो एक कंगाल बन गया। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ आ रही होगी। मैं थोड़ा सा नरेट कर देता हूँ क्योंकि लंबी स्टोरी है। जैसा हमने देखा कि जो हल्दर नामक व्यक्ति था जिसने झूठ बोलकर एक लड़की से शादी की और उसके माता पिता ने उसे काफ़ी सारा उसको अपने साथ ही रखा, लेकिन एक दिन वो अपनी पत्नी को लेकर चला गया ये कहकर कि मैं इसको अपने घर लेके जा रहा हूँ, और रास्ते में उसने उससे सारे पैसे और जो भी उसके आभूषण थे वो ले लिए और वो जुए के अड्डे पर चला गया और वो वहाँ सब कुछ हार गया। और दूसरी तरफ जो उसकी पत्नी थी उसने अपने घर पर झूठ बोला और उसने ये कहा कि जो लुटेरे हैं वो मेरे उन्होंने हमसे पैसे छीन लिए, आभूषण छीन लिए और वो मेरे पति को अपने साथ लेकर चले गए। चलिए अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। It was not possible for Haldar to move about happily without money। क्या अर्थ हुआ? It was not possible for Haldar to move about happily without money। और हल्दर के लिए मूव अबाउट करने का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना मतलब खुशी खुशी आगे बढ़ना, बिना पैसों के आसान नहीं था, संभव नहीं था। सून ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है चिढ़ जाना, बहुत ज़्यादा हताश हो जाना, बहुत जल्दी वो हताश हो गया। एंड केम बैक टू हिज फादर इन लॉज हाउस, और जल्दी ही वो अपने फादर इन लॉ का मतलब ससुर, जल्दी ही अपने ससुर के घर वो आ गया। हेमदेव बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिज सन इन लॉ बैक। और दोस्तों बिकम मतलब होना या बनना, और ये सेकंड फॉर्म है। जो हेमदेव था वो बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो गया टू सी हिज सन इन लॉ बैक, अपने दामाद को वापस देखकर, वापस पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया।
बिफोर हल्दर कुड एक्सप्लेन द थिंग्स टू हिज फादर इन लॉ, इससे पहले कि जो हल्दर था वो अपने फादर इन लॉ को, अपने ससुर को मतलब कुछ भी एक्सप्लेन करता, कुछ भी बताता, हेमदेव सैड, हेमदेव ने कहा, बाय गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ग्रेस मतलब होता है ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा से, यू हैव रिटर्न सेफ, तुम सुरक्षित लौट आए हो, एंड साउंड और बिल्कुल सही, डोंट वरी चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेक एज मच मनी एज यू विश, और जितने चाहो उतने पैसे ले लो। चलिए आगे देखिए। हल्दर वॉज क्विक टू अंडरस्टैंड दैट लाजवंती हैड नॉट टोल्ड द ट्रुथ टू हर फादर, क्या अर्थ हुआ, हल्दर वॉज क्विक टू अंडरस्टैंड, और हल्दर जो था वो इस बात को जल्दी से समझ गया, और दोस्तों अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और ये सेकंड फॉर्म है, सॉरी ये तो फर्स्ट फॉर्म ही है। हल्दर वॉज क्विक टू अंडरस्टैंड, जो हल्दर था वो इस बात को जल्दी से समझ गया दैट लाजवंती हैड नॉट टोल्ड द ट्रुथ टू हर फादर, कि जो लाजवंती है उसने अपने माता पिता से को सच नहीं बताया था, तो इस बात को वो जो व्यक्ति था हल्दर नामक, वो इस बात को अच्छे से समझ गया। He was happy to think that this would give him another opportunity to play a trick, और वो बहुत खुश था इस बात को सोचकर that this would give him another opportunity, ये कि ये जो चीज़ है वो उसे एक और अवसर देगी, एक और मौका देगी to play a trick, फिर एक चाल खेलने का upon his father in law, मतलब अपने ससुर के साथ फिर एक चाल खेलने का उसको एक और जो अवसर है वो मिलेगा। आगे देखिए। सो इसलिए वन डे एक दिन हल्दर सेड टू हेमदेव, हल्दर ने हेमदेव से कहा, माय डियरेस्ट फादर, डियरेस्ट का अर्थ होता है दोस्तों सबसे प्यारे, और ये जो है डियरेस्ट ये एडजेक्टिव है, और ये डियर की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, डियरेस्ट मतलब सबसे प्यारा। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन हल्दर सेड टू हेमदेव, हल्दर ने हेमदेव से कहा, माय डियरेस्ट फादर, मेरे सबसे प्यारे पिता, आई हैव नथिंग टू डू हेयर, मेरे पास यहाँ करने को कुछ भी नहीं है, लेट मी गो टू माई पेरेंटल होम, मुझे मेरे माता पिता के घर जाने दो, एंड स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, और एक नया व्यापार करने दो, आई विल ऑल्सो टेक लाजवंती विद मी, मैं लाजवंती को भी अपने साथ ले जाऊंगा, शी विल हेल्प मी इन सेटलिंग अप माई ट्रेड, वह मेरे व्यापार को सेटल करने में, मतलब मेरे व्यापार करने में, मेरे व्यापार को जमाने में, सेट करने में वो मेरी मदद करेगी। हेमदेव बिकेम वेरी ग्लैड टू नो अबाउट हल्दर्स डिसीजन, और दोस्तों ये बिकम की सेकंड फॉर्म में बिकेम, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। ग्लैड का अर्थ होता है खुश हो जाना, हेमदेव बिकेम वेरी ग्लैड, हेमदेव बहुत खुश हो गया, टू नो जानकर, अबाउट हल्दर्स डिसीजन मतलब क्या, वो पूरी लाइन का कि हेमदेव हल्दर के निर्णय को जानकर, के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही गेव अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू हल्दर, और उसने गिव मतलब देना, और इस सेकंड फॉर्म में ही गेव अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू हल्दर, उसने सोने से भरा हुआ एक थैला हल्दर को दिया, टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, एक नए व्यापार को शुरू करने के लिए। ही ऑल्सो गेव न्यू ज्वेलरी टू हिज डॉटर, और उसने अपनी बेटी को नए जो ज्वेलरी थी, नए जो आभूषण, उसने अपनी बेटी को नए आभूषण भी दिए। चलिए आगे देखिए। हल्दर कैरीड द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हिम, दोस्तों कैरी का मतलब ले जाना, सेकंड कैरीड, जो हल्दर था वो अपने साथ सोने के सिक्कों का जो थैला था, बैग था, वो ले गया। लाजवंती ऑल्सो अकम्पनाइड हर हस्बैंड, लाजवंती भी अपने पति के साथ थी। आगे देखिए। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, हल्दर मर्डर्ड लाजवंती एंड बरीड हर बॉडी, रीच का मतलब पहुंचना, और इस सेकंड फॉर्म है व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वे जंगल में पहुंचे, हल्दर मर्डर्ड लाजवंती, मर्डर मतलब किसी का हत्या कर देना, हल्दर ने लाजवंती की हत्या कर दी। बरीड हर बॉडी, बरी का मतलब होता दफना देना, गाड़ देना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वे लोग, और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया दे का मतलब वे या वे लोग, और सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग होने पर दे का यूज़ किया जाता है, जो कि प्लूरल नाउन है। जब वे जंगल पहुँचे, हल्दर मर्डर्ड लाजवंती एंड बरीड हर बॉडी, हल्दर ने लाजवंती की हत्या कर दी और उसकी बॉडी को, और उसकी लाश को उसने दफना दिया, कह सकते हैं गाड़ दिया। देन फिर ही रैन अवे विद ऑल द मनी, फिर वह सारे पैसे लेकर भाग गया। एंड इज डेड वाइफ्स ऑर्नामेंट्स, और अपनी मरी हुई पत्नी के आभूषणों को लेकर वो भाग गया। चलिए आगे देखिए। नाउ अब बेताल,
हैविंग फिनिश द स्टोरी, कहानी को ख़त्म करने के बाद, आस्क्ड किंग विक्रमादित्य, उसने राजा विक्रमादित्य से पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाजवंतीस मर्डर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके अलावा यहाँ इसको एक इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग किया गया है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, नाउ अब बेताल हैविंग फिनिश द स्टोरी, कहानी ख़त्म करने के बाद, आस्क्ड किंग विक्रमादित्य, उसने राजा विक्रमादित्य से पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाजवंतीस मर्डर, लाजवंती की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था। इफ़ यू डोंट टेल मी इमीडिएटली, यदि आप मुझे तुरंत नहीं बताते हो, आई विल स्प्लिट योर हेड इंटू पीसेस, मैं तुम्हारा, स्प्लिट मतलब तोड़ देना, फाड़ देना, आई विल स्प्लिट योर हेड इंटू पीसेस, मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किंग विक्रमादित्य सेड, राजा विक्रमादित्य ने कहा, लाजवंती हरसेल्फ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डेथ, तो उसने राजा विक्रमादित्य ने क्या कहा कि लाजवंती खुद अपनी मृत्यु के लिए जिम्मेदार थी। हाउ, आस्क्ड बेताल, बेताल ने पूछा कैसे, तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, लाजवंती हरसेल्फ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डेथ, लाजवंती खुद अपनी मृत्यु के लिए जिम्मेदार थी। हाउ, आस्क्ड बेताल, बेताल ने पूछा। किंग विक्रमादित्य रिप्लाई मतलब जवाब देना और ये सेकंड फॉर्म है। राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, लिसन बेताल, बेताल सुनो, लाजवंती डिड नॉट टेल द ट्रूथ टू हर पेरेंट्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया कि बेताल सुनो, लाजवंती डिड नॉट टेल द ट्रूथ टू हर पेरेंट्स, लाजवंती ने अपने माता पिता को सच नहीं बताया। If she had told her parents what had happened to her in the forest, क्या अर्थ हुआ कि यदि उसने अपने माता पिता को बताया होता what had happened to her in the forest, कि उसके साथ जो जंगल में हुआ था यदि उसने अपने माता पिता को बताया होता, they would have never trusted हल्दर, उन्होंने कभी भी हल्दर पर विश्वास नहीं किया होता। एंड गिवन हिम द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और उसे सोने के सिक्कों का थैला नहीं दिया होता। यू आर रियली अ ज्यूडियस किंग, तो उसने क्या कहा कि तुम एक वास्तव में एक ज्यूडियस किंग हो, ज्यूडियस का मतलब होता है न्यायप्रिय राजा हो। विक्रम, सैड बेताल, बेताल ने कहा, आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं तुमसे खुश हूँ इसलिए, हैंस मतलब इसलिए, आई फ्री यू ऑफ ऑल द कंडीशंस ऑफ कीपिंग साइलेंट, इसलिए मैं तुम्हें खामोश रहने की जो सारी शर्तें हैं मैं उससे तुम्हें आज़ाद करता हूँ, उससे मैं तुम्हें फ्री करता हूँ, उससे मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। किंग विक्रमादित्य कैप्ट वॉकिंग टूवर्ड्स हिज कैपिटल, जो राजा विक्रमादित्य थे वो अपनी राजधानी की तरफ चलते रहे। वेयर द हर्मिट वॉज वेटिंग फॉर हिम, जहाँ जो साधु थे वो उनका इंतज़ार कर रहे थे। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आज की जो कहानी है थोड़ी एडवांस लेवल की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति जो पहली बार इस चैनल पर आया हो या जिसने पहली बार मेरी आवाज़ सुनी हो या मेरे वीडियो को देखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट करके ज़रूर जाएँ, जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी आपका अनुभव रहा हो तो ज़रूर बताएँ। और उसके अलावा दोस्तों जैसा कहानी के बारे में अगर बात की जाए तो कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि जैसा हमने देखा कि यहाँ जो इस कहानी के अंदर जो लाजवंती नामक ये जो लड़की थी जिसने अपने माता पिता से सच नहीं बोला, और जाहिर सी बात है जब उसने सच नहीं बोला और इस चीज़ की कीमत उसको अपनी मृत्यु के रूप में चुकानी पड़ी। तो कहानी का जो मॉरल है वो मैं समझता हूँ यही है कि व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, सच से कई सारी समस्याओं से हम बच जाते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक कहानी थी, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो और साथ के साथ मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जैसा मैंने आपको बताया, ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी आवाज़ सुनी हो तो कमेंट ज़रूर करके जाएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।